देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइंस में आज यहां पर चांदी है, जहां पर चमक लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ओवरनाइट न्यूयॉर्क सेशन में हमने यहां पर $53 एन आउंस के ऊपर के लेवल्स भी बनते हुए देखे थे। यहां से किस तरह की चाल रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर चावल की, जहां पर उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आया है, और दलहन तिलहन में किस तरह के नंबर्स हैं, इस पर भी होगी कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, अबांस होल्डिंग्स के सीईओ चिंतन मेहता एंड इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन एमिरेटस डॉक्टर एमजे खान। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत चांदी से कर लेते हैं और आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे। ये चौथा महीना है नवंबर का जब हमने लगातार तेज़ी चांदी के प्राइसेस में आते हुए देखी है, और साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की यहाँ पर बात करें तो करीबन 86% की तेज़ी के साथ यहाँ पर चांदी में कारोबार है। इस वक्त करीबन 1% की गिरावट, लेकिन जैसे मैंने कहा ओवरनाइट मार्केट्स में हम यहाँ पर 53 के ऊपर भी कारोबार कर रहे थे और ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज फिलहाल यहाँ पर कारोबार होता हुआ। चिंतन, कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्या सेंस है सिल्वर के प्राइसेस पे, यहाँ से ये साल कैसे खत्म होगा और अगले साल के लिए अब चांदी में क्या रेंज है? मनीषा, सिल्वर पेरेनियल बुल रन में आ चुका है। ये हम लोग सभी जानते हैं कि जो उसके फंडामेंटल है वो लास्ट 10 साल से, जहाँ पे प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड है और स्पेशली विथ ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसके डिमांड बढ़ते ही जा रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो सिल्वर एक अपने अच्छे बुल रन में है और ये बुल रन कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जैसे आपने बताया 86% की तेजी ये साल में है, और मुझे लगता है अब ये नए रेंज बन गए $45-48 इन इंटरनेशनल टर्म्स। ये करेक्शन जब भी आए तो ये बाय ऑन डिप जैसे लेवल है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर हॉराइजन, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिमांड है। डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल उसको सपोर्ट कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है और गोल्ड के साथ इसका कोरिलेशन पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली आपको सब सपोर्टिंग फैक्टर है। प्लस बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो पूरा जो फिएट करेंसी का सप्लाई है वर्सेस जो रियल एसेट ऑफ द वर्ल्ड है, उसका रेशियो एकदम स्क्यूड है। और अभी यानी कहने की बात क्या है कि पैसे बहुत अवेलेबल है बट कमोडिटीज अवेलेबल उतने नहीं है। तो हम बार बार वो स्क्वीज जैसा वर्ड बार बार सुनते जा रहे हैं, और वही हमको देखने को अभी भी मिल रहा है कि इवन दो हम एक्सपायरी के इतने नजदीक है इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमेक्स के अंदर ईएफपी अभी भी ऊंधा है। बट ऊंधा है इन द सेंस स्पॉट इज अबव फ्यूचर स्पॉट प्राइस, यानी 20 सेंट प्रीमियम अभी भी लंदन मार्केट का है। तो ये बार बार दिखा रहा है कि लंदन मार्केट में टाइटनेस बहुत ज्यादा बनी हुई है, जबकि जितने पैनिक है वो सब यूएस मार्केट में, टैरिफ है या आपका क्रिटिकल मिनरल है वो सब यूएस के अंदर है। बट लंदन मार्केट में जो फिजिकल स्टॉक वर्सेस जो पेपर स्टॉक बैंकों ने ट्रेड किया हुआ है उसका रेशियो स्क्यूड है। तो ये सब फैक्टर कुल मिला के सिल्वर के प्राइस को ऊपर रखेंगे शॉर्ट टर्म में, बिकॉज ये ईयर एंड है। और अभी जो ये पूरा रैली आया है लास्ट एक वीक में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गया। जितने फेड के मेंबर उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि ये वीक के जो इवेंट में वो 25 पैसा से रेट कम कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में हमने रैली देखा। बाकी ये ईयर एंड है, अब एक्टिविटी लल हो जाएगी और मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। पर ये जो भी जनवरी महीने तक प्रॉफिट बुकिंग जहां पे आए वहां पे अपने को एक बार के लिए एंटर होना चाहिए बाय ऑन बुल के जैसे। ईटीएफ के अंदर यूएस के अंदर कंटिन्यूअस डिमांड बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है सिल्वर इज इन अ पैरेलल बुल रन। अगर एक बार एक साल की अगर आप बात करो तो 45-48 लेवल वुड बी अ परफेक्ट लेवल टू बाय, एंड वी कैन इजीली सी अराउंड 60-65 का लेवल एक साल के अंदर। हमारे साथ सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता भी हैं। राहुल, जिस तरह की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और जैसे चिंतन कह रहे हैं 45-48 से सपोर्ट है यहाँ पर और 65 जैसे लेवल्स ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आने वाले साल में, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से सिल्वर प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? सिल्वर प्राइसेस, जैसे मैंने पिछली बार भी काफी टाइम बताया कि चांदी में स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, और ओवरऑल नेक्स्ट फेस्टिव सीजन के आसपास हम लोग जो दिवाली के आसपास 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के आसपास चांदी दिख रही है। चांदी में कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग है। इन स्तरों पे भी कंज्यूमर की डिमांड काफी अच्छी है, और वेडिंग भी बाइंग भी स्ट्रांग हो रही है, और वेडिंग बाइंग भी क्वांटिटी वाइज बाइंग हो रही है। ऐसा नहीं कि चांदी के दाम बढ़ गए तो क्वांटिटी कम हो रही है। क्वांटिटी बाइंग वही उतनी ही हो रही है जो उससे पिछली बार कस्टमर 10 किलो बाइंग कर रहा होगा फेस्टिव वेडिंग के लिए, तो अभी भी 10 किलो ही बाइंग कर रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। तो ये बहुत अच्छी साइन है, और इन प्राइजेस पे भी इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्टेडी है। लोगों रेगुलरली कॉल्स आ रहे कस्टमर्स के, चांदी बाइंग करनी है नहीं करनी है, और वो होल्ड कर रहे हैं। इतनी चांदी प्राइजेस हाई होने के बावजूद भी चांदी का जो रिसाइकलिंग है या चांदी का जो ओल्ड मटेरियल आता है वो काफी नेग्लिजिबल है।
तो ओवरऑल कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस है सिल्वर की प्राइस में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न देखा हुआ है, तो वो होल्ड करके रख रहे सिल्वर को। हम्म राहुल, अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की डिमांड की बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो किस तरह से वो देखते हैं, कितना इंक्रीज है लास्ट ईयर से? सी इन्वेस्टमेंट डिमांड के एग्जैक्ट नंबर्स आपको देखो ईटीएफ में देखेंगे, ईटीएफ में जिस हिसाब से लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के चांदी की बाइंग की है, और एसआईपी बाइंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही। चांदी काफ़ी बल्कि कमोडिटी है, तो चांदी को फिजिकली बाय करके होल्ड करना डिफिकल्ट है। तो काफ़ी कंज्यूमर्स, मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स ईटीएफ में शिफ्ट हो रही है। आपने लास्ट मंथ के जैसे इंपोर्ट के नंबर्स भी देखे तो काफ़ी स्ट्रांग थे। वो एक रिजल्ट था कि ईटीएफ तो काफ़ी स्ट्रांग बाइंग हो रही है, और एसआईपी के जरिए से भी काफ़ी स्ट्रांग बाइंग हो रही है। राहुल, जो प्रीमियम हमने इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ देखा था, वो ये भी दिखा रहा था कि फिजिकल खरीदारी भी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर कैश में, जैसे आपने कहा, जो लोग 10 किलो ले रहे थे वो अभी भी 10 किलो ही ले रहे हैं, शायद ज़्यादा भी ले रहे हैं। जो लोग पिछले साल नहीं ले रहे थे वो भी इस साल ले रहे हैं, बिकॉज चांदी ने जिस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या ये नए पार्टिसिपेंट्स का भी नंबर बढ़ा है? हाँ, ओवरऑल बेस, चांदी की बेस काफ़ी बढ़ गया है। और उसका एक और चीज़ जिसने फैक्टरिंग किया है गोल्ड की प्राइसेस ने, बिकॉज काफ़ी गोल्ड की प्राइसेस हाई होने के कारण काफ़ी लोगों ने सिल्वर में शिफ्ट भी किया है। एक और काफ़ी अच्छा लास्ट हम लोगों ने एक साल से जो ट्रेंड देखा है, नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ सिल्वर स्टोर्स हैज़ इंक्रीज मल्टीफोल्ड। जिस गोल्ड के मुकाबले चांदी के जो स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, और चांदी के जो स्टोर्स ओपनिंग के जिस लोगों का इंटरेस्ट है काफ़ी स्ट्रांग है। वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड है, इसलिए लोगों के चांदी के स्टोर के स्टैंड अलोन स्टोर खोलने। तो नया बेस क्रिएट हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम गोल्ड से चांदी के अंदर मूव कर रहे हैं, स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी के अंदर। तो ओवरऑल बेस काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो समझाने के लिए कि क्लियरली जहाँ तक प्राइसेस की बात है, 2.5 लाख जैसे लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टमेंट डिमांड, इसमें बजट बाइंग नहीं हो रही है। जो लोग जो क्वांटम लेना चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर ले रहे हैं। और स्टैंड अलोन चांदी के स्टोर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर, सोने के प्राइस बहुत बढ़ने की वजह से भी चांदी की तरफ यहाँ पर ज़्यादा रुझान दिखाता हुआ नजर आया है। ये तो बात हुई चांदी की। चिंतन, आपसे मेटल्स पर एक चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्योंकि एक सपोर्ट हमने यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एक आउट परफॉर्मर था कल यहाँ पर। किस तरह की तेज़ी यहाँ बन सकती है? मुझे लगता है कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत अच्छे बेट है, क्योंकि जब भी आपकी अगर इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड साइकिल शुरू हो जाती है तो आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है और ग्रोथ आता है। तो जब ग्रोथ आता है तो आपको ये जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है ये एक्चुअल कंज्यूम हो जाती है। तो एक्चुअल कंज्यूम हो जाती है, आपका इंफ्रा बढ़ते जा रहा है, आपका जीडीपी बढ़ते जा रहा है, तो इनकी डिमांड आपकी एक अच्छे लेवल पे बढ़ती जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि फिजिकल कमोडिटीज बहुत ही कम है इन कंपेयर टू फाइनेंशियल मनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर जो इकोनॉमी का बहुत अच्छा बैरोमीटर है अलॉन्ग विद गोल्ड, तो मुझे लगता है कॉपर यहाँ से थोड़ा भी करेक्ट हो, जैसे हमने बार बार बोला था 11,000 एलएमई के ऊपर से वो 10,500 पे आता है और वहां से वापस बाउंस बैक कर रहा है। तो बहुत अच्छी एक डिमांड दिख रही है। चाइना कंटिन्यूअस अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलस देते जा रहा है। हमने देखा जापान के अंदर भी जब वो यील्ड एकदम टाइट हो गए थे तो उन्होंने स्टिमुलस डाल के उसके यील्ड कम किए। उसकी इंपैक्ट हमको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में भी देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर ऑल्सो इज बाय ऑन डिप, और एल्यूमिनियम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फंडामेंटली उसके अंदर ये हो रहा है कि वहां पे जो पहले ओवर सप्लाई था वर्ल्ड के अंदर वो खत्म होते जा रहा है और अब वो डेफिसिट की तरफ चलने लगा है। लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 साल के अंदर एल्यूमिनियम और ये सब डेफिसिट दिखेगा इन कंपेयर टू डिमांड। तो मुझे लग रहा है ये एल्यूमिनियम एंड कॉपर दीज आर वंडरफुल बाय ऑन डिप्स, और इकोनॉमी अगर अच्छा करेगा तो ये ऐसा एनोमेनी हो रहा है कि जहां पे गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज और इक्विटी सब कुछ बढ़ रहा है अगेंस्ट द फिएट करेंसी। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है नेक्स्ट ईयर में, जो ऐसा लग रहा है हो सकता है, तो सिल्वर मींस एल्यूमिनियम और कॉपर के अंदर अपने को नए हाइस देखने को मिल सकते हैं। हम्म साथ ही साथ आप क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्या देखते हैं, क्योंकि ये चौथा महीना है जब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसी महीने काफ़ी मंदी है और ओवरऑल इस साल के लिए एक 18% की गिरावट अब यहाँ पर कच्चा तेल दर्ज कर रहा है। देखिए मनीषा जी, अगर फंडामेंटली अगर आप बोले, अगर एकदम वेरी वेरी लॉन्ग टर्म जहाँ पे हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हुई देन फॉसिल एनर्जीज। और जिस हिसाब से उसका ग्रोथ आ रहा है तो वो अल्टीमेटली उस डिमांड को कैटर करते जाएगा। और जो ओपेक है उसको अपना मार्केट शेयर रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मेंटेन करके उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है ड्रिल करने की वो काफी नीचे है। अराउंड $25 से $30 की उनकी कॉस्ट रहती है। तो दे आर एब्सोल्युटली ओके और वो मार्केट शेयर नहीं छोड़ेंगे।
तो हमने जो बार बार देखा कि जहां पे डिसरप्शंस आता है तो ऊपर के अंदर वो $60 के करीबन चले जाता है, 62 और 65 और हाई, और नीचे में वो 50 और 48 का डॉलर है। और एमसीएक्सएल लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो 4800 और सिर्फ 5800 का जो रेंज है वो ब्रॉड रेंज ही पे करता है। तो वी एट एबेंस ऑलवेज बिलीव इन प्लेइंग दिस रेंज। तो लोअर रेंज ऑफ द रेंज पे अगर आपको मिले तो जहां पे आपको बार बार देखने को मिलेगा वो सप्लाई फिर डिसरप्ट हो जाएगा, फिर वो नहीं देते हैं। और ऊपर आता है तो ओपेक अपना सप्लाई ज्यादा करता है। तो जैसे वो नियर आए 4800 5000 वहां पे आपको बाई करके ऊपर के रेंज के लिए वेट करना चाहिए। पॉइंट टेकन। चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स और साथ ही साथ एनर्जी में क्या कुछ करना चाहिए, वो सारी स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर होगा एग्रीकल्चर पर, और इंडिया चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान जुड़ेंगे हमारे साथ। सरकार को इस साल 173 मिलियन टन से भी ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। चावल का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, लेकिन दलहन और तिलहन एक बार फिर शायद यहाँ पर चिंता बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मिस्टर एमजे खान, डॉक्टर एमजे खान अब मौजूद हैं। डॉक्टर खान नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ओवरऑल जो हम ये प्रोडक्शन एस्टिमेट सरकार की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं, अगर आपने इसे पढ़ा है तो जिस तरह से हमने वीट राइस में ऑफकोर्स यहाँ पर जिस तरह की रिकॉर्ड प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि राइस अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बन चुका है। थैंक यू मनीषा जी। ये बात सही है कि आइडियली तो कंट्री को एक्सपेक्टेड था और होना भी चाहिए कि पल्सेस बढ़े एंड ऑयल सीड का उत्पादन बढ़े ताकि इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो, लेकिन इसका रिवर्स हो गया है। तो जहां कंफर्ट ड्रा कर सकते हैं कि राइस पैदावार बढ़ गई है, तो ओवरऑल राइस के प्रॉस्पेक्ट एक्सपोर्ट के लिए बढ़ जाएंगे। राइस भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कंट्री कंसिस्टेंटली ओपन अप करे तो बासमती एंड नॉन बासमती राइस दोनों के एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे बढ़ी हुई हैं। थोड़ा जो मेज का उत्पादन बढ़ा है वो कंफर्टिंग है, लेकिन कंसर्न जो है वो मेंटेन्ड है, क्योंकि इस टाइम पे प्राइसेस जो है वो नॉर्थवर्ड्स जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पल्सेज एंड ऑयल सीड का, इस पे सरकार को रिलुक करना पड़ेगा। तो राइस का बढ़ना उतना हैप्पी सिचुएशन नहीं है जितना इन दोनों पल्सेज एंड ऑयल सीड का ड्रॉप करना है, लेकिन राइस भी कंसर्न ऐसा बड़ा है, ज्यादा उत्पादन ऐसा नहीं है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि जहाँ तक दालों और खाने के तेलों की बात है, यहाँ पर सरकार सदा लगातार यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात करती रही है। खाने के तेल में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको वो लगता है कि दालों में ये शायद अचीवेबल है? बिकॉज नॉट टू लॉन्ग बैक हम एक्चुअली दालों में काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट थे। मुझे लगता है कि प्राइसेस और बेटर करें, लेकिन मोर देन दी प्राइसेस तो ऑलरेडी किसान को अगर देखें तो इट इज मोर प्रॉफिटेबल देन राइस। अभी करना क्या है कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो देने की जरूरत है वो बेहतर करें, और बुआई से पहले ही बेटर प्राइसेस का जो भी अनाउंसमेंट करना है वो कर देना चाहिए, ताकि किसान को पता चले कि और हायर प्राइसेस मिलने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि डिमांड है, प्राइसेस अच्छे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलना चाहिए किसान को इस टाइम पे दालों के लिए और तिलहन के लिए, उसमें थोड़ी कमी है। तो इनके दोनों के जो मिशंस हैं उनको और बेहतर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ और खास करके कारपोरेट्स को ऑनबोर्ड करके अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले साल, जैसा हमने कुछ साल पहले देखा था कि दालों में हम करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, तो दोनों के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी देखने को अगले सालों में मिलेगी। डॉक्टर खान, सीड बिल एक और चर्चा का जरिया फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। कई सालों से कई सारे सीड बिल्स, ड्राफ्ट बिल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये ड्राफ्ट बिल सीड एक्ट में तब्दील हो ही जाएगा। किस तरह से आपने देखा है ये लेटेस्ट वाला, और क्या कुछ चेंजेस ये इंडियन मार्केट्स में लेके आ सकता है? ऑलमोस्ट 20 साल तक हम लोग डिलिब्रेट करते रहे। जो पहला ड्राफ्ट आया था हम लोग समझ रहे थे 2006 में, 7 में, 9 में, 10 में वो एक्ट बन जाएगा, लेकिन इतना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में डिपोजिशंस होते रहे डिफरेंट ग्रुप्स के, अल्टीमेटली कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट से कंफ्लिक्टिंग व्यूज आती जाती रही थी। इस बार मुझे आपका जो ऑप्टिमिज्म है मैं उसको शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि इस साल पुराने सारे जो कंसल्टेशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार प्रोसीड कर जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल तो बढ़ते जा रहा है। अगर आप ये देख लें, जो ग्रेन्स के जो सीड्स हैं उनको छोड़ दें तो बाकी वेजिटेबल्स में या जो स्पेशलिटी आइटम्स है उसमें सब में, राइस में, कॉर्न में, सब में प्राइवेट सेक्टर का 90% प्लस का योगदान है। तो हाइब्रिड राइस का या आर&डी को प्रमोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर&डी का प्रमोशन जो है वो सीड्स में और एनकरेज करें, ताकि बेटर क्वालिटी सीड निकल के आए, फार्मर्स का कंपटीशन और बढ़ेगा, ये मुझे लगता है। लेकिन जो कंसर्न रहा है वो रेगुलेशन को लेके ज्यादा रहा है कि सीड जब फेल होता है तो किसकी जिम्मेदारी फिक्स हो और क्विकली फिक्स हो।
तो R&D प्रमोट करना और रेगुलेटरी सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना, ताकि कोई जो फ्लडिंग इस फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं उन पे कंट्रोल लगाया जा सके। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि 70% सीड एज एन इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के पास है, और उसके बीच में भी अगर हम देखें तो ये 50-50 इंडियन एंड 50% ग्लोबल कंपनीज का यहाँ पर ज़्यादा हाथ है। किस तरह से आप यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि इंडिया ज़्यादा यहाँ पर काम कर सकता है? आई थिंक हैविंग सेड दैट, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो सीड की है वो यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है। किस तरह की ग्रोथ हम यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे? मुझे लगता है अभी मनीषा जी 3 महीने पहले हम लोगों ने हैदराबाद में इंडिया अफ्रीका सीड समिट किया था, तो अफ्रीकन डेलीगेशन काफ़ी आए थे। उनको इंडिया से सीड में जो सपोर्ट मिल सकता है वो दुनिया में कहीं और से नहीं मिल सकता है। तो अब इंडियन सीड की ग्लोबल मार्केट बन रही है। तो इंडियन कंपनीज अभी स्टेचर में, साइज में, फाइनेंशियल कैपेसिटी में कम से कम अगले 10 सालों में 5 टाइम्स बढ़ेंगी। तो जो रेशियो है इंडियन कंपनीज वर्सेस एमएनसी का मार्केट शेयर का, वो मुझे लगता है थोड़ा इंप्रूव करेगा इन फेवर ऑफ इंडियन कंपनीज, फॉर द फैक्ट कि वो इंडिया में भी मार्केट एक्सपेंड कर रही है और ग्लोबल जो मार्केट का इंटरेस्ट है जहां पे अभी इंडियन कंपनीज नहीं थी वो सब जाना शुरू कर दी है। अगले बार फिर इंडिया अफ्रीका समिट 10, 11, 12 सितंबर को हैदराबाद में कर रहे हैं हम, इंडिया अफ्रीका समिट। तो उसमें भी फिर से मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सीड रेगुलेशन, ये सीड बिल भी जो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे लगता है उससे भी इंडियन इंडस्ट्री को R&D सपोर्ट का एलोकेशन है, जो फाइनेंशियल इंसेंटिवेशन है वो मिलेगा। तो ये बेहतर सिचुएशन आएगी। डॉक्टर खान, एक फाइनल सवाल, और ये एग्रीकल्चर प्राइसेस पे है। अगर हम 2025 की तरफ मुड़कर देखें तो कोई बहुत बड़ी इन्फ्लेशन की चिंता हमने एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ पर नहीं आते हुए देखी। जिस तरह का फिलहाल सिनेरियो है, जो फर्स्ट एस्टिमेट्स के नंबर्स हमें दर्शाते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की स्थिति है, आप कहेंगे काफ़ी हद तक स्टेटस को शायद आने वाले सीजन, आने वाले साल में बनता हुआ नजर आएगा, या फिर चिंताएं हैं? मुझे लगता है जो सब्सिडी सिस्टम है इंडिया को, वो देखना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज कैसे कर रही हैं, ताकि प्राइसेस धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इसका मतलब इंडियन प्राइसेस बहुत लो बने रहें, ग्लोबल प्राइसेस बहुत हाई बने रहें, ऐसा वो डिफरेंशिएटेड पोजिशनिंग प्राइसेस के मैटर्स में रहेगी नहीं लंबे टाइम तक। तो ये जो मॉडरेशन होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा, उसके लिए अगर किसान को सपोर्ट करना है तो देयर आर अदर वेज टू सपोर्ट। लेकिन मार्केट प्राइस के जो डिस्पैरिटीज हैं नेशनल एंड ग्लोबल, उसमें मुझे लगता है मॉडरेशन आएगा। तो उसके लिए इंडिया को प्रिपेयर भी करना रहेगा, और थोड़ा जो टैक्सेस से रोक रहे हैं हम इम्पोर्ट, उसको भी थोड़ा मुझे लगता है लंबे टाइम वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़े, कॉस्टिंग रिड्यूस करना पड़े, सो दैट फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी भी मिले और कंज्यूमर को हायर प्राइस पे ना करना पड़े। तो उसका सिंपल फार्मूला ये है कि यील्ड लेवल बढ़ाना रहेगा। हो वेल, एब्सोल्युटली, काफ़ी कुछ काम करना अभी भी बाकी है, लेकिन जिस तरह के नंबर्स फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, जैसे डॉक्टर खान मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है, अच्छा ही है अगर हम राइस के नंबर्स यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स सीड पर जो चर्चा है वो यहाँ पर जारी रहेगी, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि इस ड्राफ्ट बिल को हम एक्ट में तब्दील होता हुआ शायद बहुत जल्द देखेंगे। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे स्टॉक मार्केट का फुल हाल।